हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। और आज आपका स्वागत है हमारे टीजीटी नागरिक शास्त्र विषय के चैप्टर 4 में। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र। आज हम प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजातंत्र की, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ मैं बहुत ही आराम से विस्तार से आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अरस्तु से लेकर आज तक शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं। ठीक है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। तो पुराने समय में साधारण रूप से राजतंत्र या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से ये एकदम क्लियर हुआ कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में काम न करके कुछ विशेष व्यक्ति या वर्ग के विशेष के स्वार्थ का ध्यान रखते हैं। तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस तरीके की प्रवृत्ति पाए जाने के 2 कारण बताए गए, जैसे कि शासन व्यवस्था के ये रूप जो है एक वर्ग विशेष से ही संबंधित होने के कारण शासन वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता। ठीक है, और दूसरा कारण ये बताया कि शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, इस कारण निरंकुश हो जाते और उनके द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन 2 तथ्यों के ही कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी तरीके से परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। तो लोकतंत्र जो है शासन के प्रकार के रूप में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। स्टूडेंट, लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है? डेमोक्रेसी। तो ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस प्रकार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शासन की शक्ति। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द जो है डेमोक्रेसी, वो ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस तरीके से 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है शासन की शक्ति। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधियों के जरिए सारी जनता के हित को देखकर शासन करती है। ठीक है, तो एक लंबे समय तक लोकतंत्र का मतलब इस तरीके से लिया जाता था कि अलग अलग विद्वानों के जरिए इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग व्याख्या की गई। लेकिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, सर्वप्रसिद्ध परिभाषा है एक, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राइस ने भी कहा कि लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर सारे जन समुदाय में निहित है। मैं परिभाषा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से हम कहाँ कहाँ पे किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा के आधार पर लोकतंत्र के सामान्य रूप से 3 विशेषताएं बताई जा सकती हैं। आई होप आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा चीज़ें कि मैंने स्टार्टिंग से बताया अरस्तु से लेकर अब तक इसके 3 रूप प्रचलित थे, फिर उसमें कुछ दोष पाए गए, फिर उसके बाद परिवर्तन महसूस किया गया, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र को मतलब इस समय वर्तमान समय में ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है। तो लोकतंत्र की हमने जो परिभाषा बताई तो इसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद इसकी 3 विशेषताएं बताई जा सकती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोकतंत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे तो फिर आपके सारी प्रॉब्लम जो है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो जो है लोकतंत्र की 3 विशेषताएं मतलब हम परिभाषाओं के आधार पर बता सकते हैं, जैसे कि जनता का प्रतिनिधित्व। इसके अंदर जनता की प्रतिनिधि सरकार के द्वारा ही शासन किया जाता और इस तरीके से शासन का आधार दैवीय नहीं होकर लौकिक होता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, जनता के हितों का रक्षण होता है। जैसे लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, यानी कि लोकतंत्र में सरकार हमेशा एक साधन के रूप में होती है, साध्य के रूप में नहीं।
तीसरी विशेषता यह है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि अगर शासक के जरिए अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता तो सर्वसाधारण के जरिए शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो इन तीन विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंदर सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है। सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और इनके इच्छा अनुसार ही पद आसीन रहती है। चलिए ठीक है, प्रजातंत्र के अर्थ को समझ चुके हैं, उसकी परिभाषाओं के आधार पर उसकी विशेषताओं को समझ चुके हैं, तो अब एक बार बात करेंगे चिरसम्मत प्रजातंत्र की। स्टूडेंट, प्रजातंत्र की सबसे पहले परिभाषा क्लियोन ने दी थी और आधुनिक युग में यही परिभाषा अब्राहम लिंकन ने सन 1863 में गेटिसबर्ग में अपने भाषण में दोहराई। प्लेटो और अरस्तु ने कुछ प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में, विशेष रूप से एथेंस में, प्रजातंत्र के सक्रिय रूप को देखा था, जिसकी विशेषता थी नगर राज्य के सार्वजनिक मामलों में सभी स्वतंत्रों की समान सहभागिता। ठीक है, नगर राज्य के सार्वजनिक मामलों में सभी स्वतंत्र जनों की समान सहभागिता और साथ ही साथ स्वतंत्र वाद विवाद के वातावरण में सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचना और समुदाय के कानून और प्रचलित प्रक्रिया के लिए व्यापक आदर भाव। तो अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुत सारे लोगों के शासन, रूल ऑफ द मैनी के रूप में पहचाना। अरस्तु ने राज्यों की शासन प्रणालियों को सामान्य और भ्रष्ट दो श्रेणियों में रखा और प्रजातंत्र को एक भ्रष्ट शासन प्रणाली के रूप में भी प्रस्तुत किया। अरस्तु ने कहा कि प्रजातंत्र निर्धन, ज्ञानहीन और गुणहीन लोगों का शासन है, इसलिए यह उच्च कोटि का शासन नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रजातंत्र की आधुनिक अवधारणा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। कुछ आधुनिक लेखक जैसे डाइसी और जेम्स ब्राइस ने चिरसम्मत प्रजातंत्र को अपने ढंग से व्यक्त किया। डाइसी ने प्रजातंत्र को एक ऐसी शासन प्रणाली माना जिसमें विधि निर्माण बहुमत से निर्धारित होता है। चूंकि प्रजातंत्र एक सार नहीं होता, इसलिए उसमें एक सार कानून भी नहीं बनाए जाते। ब्राइस ने प्रजातंत्र को मुख्य रूप से एक शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि किसी भी शासन की कसौटी जन कल्याण है। ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र में जनसाधारण दो तरह से सत्ता का प्रयोग करता है। वे ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसकी पूर्ति करना उनकी सरकार का ध्येय होना चाहिए। वे उन लोगों की निगरानी करते हैं जिनके हाथों में वे प्रशासन की बागडोर सौंप देते हैं। ब्राइस ये दावा नहीं करते कि प्रजातंत्र समाज की सभी बुराइयों की औषधि है, लेकिन वो इसे अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में वरीयता देते हैं क्योंकि इसने शासन स्तर को ऊंचा उठा दिया है। नवोदित और साम्यवादी देशों में कई जगह निर्देशित प्रजातंत्र या जनवादी प्रजातंत्र जैसी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई चिरसम्मत प्रजातंत्र और प्रजातंत्र की कुछ आधुनिक अवधारणा। तो अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताओं के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझने के बाद आप लोकतंत्र को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। स्टूडेंट, लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान पाया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितने सीमा तक लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लक्षणों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता का मतलब है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से सारी जनता में निवास करती है, और लोक प्रभुता का ये धारणा जो है लोकतंत्र का मूल विश्वास है। ठीक है, तो इस तरीके से लोकतांत्रिक शासन में पहली विशेषता तो लोक प्रभुता में विश्वास हो गया। अब हम बताएंगे कि लोक प्रभुता की स्थिति को किस तरीके से पाया जा सकता है। इसको पाया जा सकता है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव के जरिए, लोकप्रिय नियंत्रण के जरिए और लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व के जरिए। हमारा ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तार से। इसको आप जितने अच्छे से समझें, जितना ज़्यादा इसको पढ़ें उतना ही कम है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरे शासन व्यवस्था को हम समझ सकते हैं, आधार भी इसका कहा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता हम कहेंगे राजनीतिक और नागरिक समानता की। तो समानता जो है लोकतंत्र का मूल आधार है और सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति मिलनी चाहिए। वयस्क मध्य अधिकार इस स्थिति को पाने का एक साधन है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता की स्थिति भी मिलनी चाहिए। स्टूडेंट, वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक
सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक ना हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण ना कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर मिले। ठीक है, तीसरी विशेषता हम बताएंगे राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं भी, और चौथा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, पांचवा है मानवीय विवेक में विश्वास, छठवां है बहुमत शासन और सातवां है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आठवां है संविधानवाद। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकतांत्रिक शासन के लक्षण या विशेषताएं हम कह सकते हैं। स्टूडेंट, आप पीजीटी टीजीटी की ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर बैठ के, आप कहीं भी हो, आप घर बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करिए, हमने कांटेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाला है, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और आप टीजीटी के अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकें, और इसमें हम आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं घर बैठ के क्लासेस करना, अच्छे से और पढ़ाई करना और भी स्टडी मटेरियल, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई उसके लक्षण और विशेषताओं की। अब बात करेंगे लोकतंत्र के गुण की। ठीक है, तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र जो शासन व्यवस्था, उसमें शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष कल्याण के लिए किया जाता था और प्रमुख रूप से इस तरीके से दोष को दूर करने के लिए प्रजातात्मक पद्धति की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र के कुछ गुण हैं, जैसे कि जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिसका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूरी तरह परिचित होते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इनका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। तो शासन के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है, और इस तरीके से लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसमें शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। दूसरा गुण है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन प्रणाली की अपेक्षा ज़्यादा कार्यकुशल होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रता और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षण। तो लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं, बल्कि वो राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। स्वाभाविक रूप से इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी तरीके का शिक्षण भी मिलता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंदर जनता सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मध्य अधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक शिक्षण भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है इसमें। अब अगली जो विशेषता, जो गुण है, वो है मनोविज्ञान के अनुकूल। तो लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो अधिकार होता है उनसे उन्हें ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है, और इस आधार पर वो शासन व्यवस्था को दृढ़ और स्थायी बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र का चौथा गुण। अगला है जनता का नैतिक उत्थान। तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता देता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान करके लोकतंत्र उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करता है। ठीक है, अगला है देशभक्ति का स्रोत। तो लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति मिलने के कारण जनता शासन और राज्य के लिए एक तरीके का लगाव महसूस करती है, और निजी लगाव के कारण इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। ठीक है, अगला गुण है क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग के जरिए एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं और इस तरीके से अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग नहीं बचता है, तभी जनता के जरिए क्रांति की जाती है। तो लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करते हैं, और अगर शासक अनुचित काम करता है तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला गुण है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। तो लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में मिलती है, उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती।
ठीक है, तो अगली जो विशेषता है वो है विचार विनिमय और समझौते की भावना को पैदा करना। तो एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है। तो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना को भी पैदा करती है। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में अपनी प्रवृत्ति के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन बिताने लगते हैं और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। अगली विशेषता है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान और विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास संभव है। सबसे पहले तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एकदम एक जैसे होते हैं और सत्य के संबंध में इसका दृष्टिकोण भी एक ही जैसा है। दोनों का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सबसे उत्तम साधन हैं। अब हम प्रजातंत्र के कुछ सिद्धांत हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। तो प्रजातंत्र के सिद्धांतों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजातंत्र का परंपरागत उदारवादी या इसे शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे कि बेंथम और जेम्स मिल के द्वारा प्रस्तावित मॉडल, JS मिल द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक मॉडल। ठीक है, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत में दो दृष्टिकोण है। पहला बेंथम और जेम्स मिल द्वारा प्रस्तावित मॉडल और दूसरा JS मिल द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा और आप अगर और विस्तार से बहुत अच्छे से आप और अच्छे से नोट्स भी चाहते हैं, विस्तार से इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। स्पेशल ऑफर इस समय गर्ल्स के लिए भी चल रहा है, तो एक बार आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत के दो दृष्टिकोण हैं, बेंथम और जेम्स मिल द्वारा प्रस्तावित मॉडल, तो JS मिल द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक मॉडल। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मैक्स फर्सन ने पहले दृष्टिकोण को संरचनात्मक मॉडल और दूसरे को विकासात्मक मॉडल कहा है। यानी कि मैकफर्सन ने पहले नज़रिए को जो बेंथम और जेम्स मिल ने मॉडल प्रस्तुत किया उसको संरचनात्मक मॉडल कहा और जो JS मिल ने प्रस्तावित किया विकासात्मक मॉडल उसको विकासात्मक मॉडल कहा। तो इस सिद्धांत का संबंध प्राचीन यूनानियों के युग से है, जिन्होंने इन लोगों की शक्ति ऐसी व्यवस्था का स्वरूप माना जिसमें शासक अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डाइसी, ब्राइस और लॉस्की ने इसका समर्थन किया। प्रजातंत्र के आदर्शवादी तर्क के समर्थक रूसो, ग्रीन और लिंडसे हैं। बेंथम और मिल ने लोकतंत्र को एक राष्ट्रीय संस्थात्मक प्रणाली के रूप में माना और उनके लिए ये जन सहभागिता की एक संकीर्ण अर्थ है। प्रजातंत्र सुनिश्चित करता है कि सरकार आतताई नहीं हो सकती। इस सिद्धांत को इसलिए प्रजातांत्रिक कहा जाता है क्योंकि इस प्रणाली में सार्वभौमिक हितों की रक्षा करने वाले वर्ग होते हैं। मिल और इससे पहले रूसो ने प्रजातंत्र को जन सहभागिता की भूमिका के विषय में लिखा और इस सिद्धांत में संरचनात्मक प्रणाली की एक संरचनात्मक व्यवस्था से इसकी भूमिका की विवेचना की। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रजातंत्र के 9 उदारवादी सिद्धांत की। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच खाई को कम करने की दिशा में एक प्रयास किया है। ये परंपरागत प्रजातंत्र में सुखद और क्रियात्मक समन्वय स्थापित करना चाहता है और इस सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र विश्व के बहुत से देशों में प्रचलित हो सकता है, लेकिन स्थान स्थान पर इसका स्वरूप अलग है और ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र का विश्व जनित रूप में लागू होने वाला कोई सिद्धांत निर्मित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो डाउन्स और मैक्सफर्सन का व्यवहार परक या सहभागिता सिद्धांत भी है, हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमने अभी आपको बताया प्रजातंत्र का परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत और अब हम बात करेंगे डाउन्स और मैकफर्सन के व्यवहार परक या सहभागिता सिद्धांत की। स्टूडेंट, अपने गुरु केन्नेथ एरो के सामाजिक विकल्प सिद्धांत से प्रेरित होकर एंथोनी डाउन्स ने प्रजातंत्र का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डाउन्स ने
व्यक्ति की आर्थिक विवेक क्षमता के संदर्भ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विषय का परीक्षण किया है और आर्थिक मानों के विषय का समर्थन किया है। स्टूडेंट, ऐसे देखा जाए अगर हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में बात करें तो 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप जानना चाहें तो सामाजिक विकल्प सिद्धांत भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ। आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो डाउन्स ने व्यक्ति की आर्थिक विवेक क्षमता के संदर्भ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विषय का परीक्षण किया है और आर्थिक मानव के विषय का समर्थन किया। डाउन्स ने कहा कि सार्वजनिक कल्याण का विचार जैसा प्रजातांत्रिक राज्यों के शासक समर्थन करते हैं, केवल लोगों को अपने पक्ष में प्रभावित करने और उनके मत को पाने की एक चाल है। सहभागिता मूलक प्रजातंत्र का सिद्धांत प्रतिनिधि प्रजातंत्र के इस प्रतिरूप को चुनौती देते हुए जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को लोकतंत्र का बुनियादी लक्षण मानता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डाउन्स और मैकफर्सन का व्यवहार परक या सहभागिता सिद्धांत। इसको डिटेल में भी आप जान सकते हैं, आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करिएगा। चलिए प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो मार्क्सवादी प्रजातंत्र का विरोधी नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र के बारे में इसकी अपनी धारणा है जो मौलिक रूप में उदार प्रजातंत्र से भिन्न है। मार्क्स और एंगल्स ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप की जगह नया रूप देने की कोशिश की, जिसे उन्होंने समाजवादी प्रजातंत्र का नाम दिया। एक एक लाइन आपके लिए एक एक क्वेश्चन का काम कर रहा है, बहुत बार बार इसे सुनिएगा और सारा याद कर लीजिएगा। मार्क्सवाद ने इसके आधारभूत तत्वों प्रजातंत्र जनता का शासन है को स्वीकार किया और जनता शब्द के निहितार्थों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मार्क्स और एंगल्स के नजरिए में जनता का आशय केवल सर्वहारा से है। एंगल्स के अनुसार प्रजातांत्रिक गणराज बुजुर्गा शासन का ही तर्कसम्मत रूप है। मार्क्सवादियों के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था की पहली आवश्यक शर्त है मजदूरों और किसानों को सत्ता मिले और उनका शासन कभी सभी प्रकार के शोषकों और दमनकर्ताओं को समाप्त कर दे। साथ ही साथ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आगमन की पूर्व शर्त है वर्गहीन समाज की स्थापना हो। अब हम बात करेंगे प्रजातंत्र के संभ्रांतवादी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की। ये सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक दिशा में प्रजातंत्र के उदारवादी सिद्धांत की पुनर्व्याख्या है। पेरेटो, मुस्का, माइकल, सी राइट मिल्स और लॉसवेल जैसे सिद्धांतकारों ने इस बात पर बल दिया कि जिसे लोगों के शासन के रूप में जाना जाता है वो सही अर्थ में संभ्रांतों का ही शासन है। ये सिद्धांत लोगों की आवाज या सामान्य इच्छा जैसे शास्त्रीय कथनों को अस्वीकार कर उनके स्थान पर बहुतों की स्वीकृति और सहमति पर कुछ चुनिंदा लोगों के शासन का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र केवल लोगों का शासन है, व्यवहारिक रूप में यह लोगों में उभरे संभ्रांत वर्ग का शासन है। मोस्का और पेरेटो ने लोकतंत्र के जन सहभागिता के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने अल्पसंख्यक अल्पमत के द्वारा बहुमत पर शासन करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मिचेल ने मत व्यक्त किया कि सत्ताच्युत होने के बाद भी विशिष्ट वर्ग अपनी सत्ता एवं अधिकार नहीं खो देता। मिचेल का महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक दलों के विषय में था। प्रजातंत्र के संभ्रांति सिद्धांत प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का विशिष्ट मिश्रण है। इस सिद्धांत में प्रजातांत्रिक तत्व शामिल है और ये लोगों में सत्ता के निवास को स्पष्ट करता है। इसका कुलीन तंत्रीय तत्व इसके इस आग्रह में निहित है कि किसी न किसी के अधीन कुछ गिने चुने लोगों में ही सत्ता के प्रयोग की क्षमता होती है। संभ्रांतिवाद के सिद्धांतकार सत्ता के वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा सक्षम लोगों के दल तक सीमित रखना चाहते हैं। संभ्रांतवादी सिद्धांतकार प्रजातंत्र के शास्त्रीय समर्थकों के आदर्शवादी कानूनों कथनों को शंका से देखते हैं और उनके विचार में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव अधिकाधिक लोगों की भागीदारी इस तथ्य के नजरिए से भयानक मूर्खता दिखती है, क्योंकि इसके घातक परिणाम होंगे जैसे धूर्त नेतृत्व का उदय, भीड़ का मनोविज्ञान, चापलूसी, सामूहिक दमन और उन लोगों के प्रभाव में वृद्धि जिनके हाथों में केंद्रीकृत आर्थिक शक्ति का नियंत्रण है। ठीक है, तो अब हमने बात की प्रजातंत्र का संभ्रांतवादी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के कुछ आलोचक भी हैं जैसे डंकन, ल्यूकस, लेपिस, बोटोमोर, सीवी, गोल्ड स्मिथ, बार्कर, ब्रैकर और प्लामनाज, ये सब इनके जो है आलोचक रहे हैं। स्टूडेंट, संभ्रांतवादी सिद्धांत भी बहुत ही विस्तार से, इसको भी आपको समझना चाहिए पूरा विस्तार से।
संभ्रांतवादी सिद्धांत प्रजातंत्र को एक कार्यविधि का रूप मानता है जिसका अनिवार्य कार्य संतुलन को बनाए रखना है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक मिचेल हैं। मैं एक एक लाइन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा है कि आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक भी है। तो हाँ, इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो मिचेल हैं और इस पर शुम्पीटर, ऑरो और सार्टोरी और मैनहीम के विचार भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रजातंत्र का संभ्रांतवादी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अब बात करेंगे प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की। मैं बहुत ही चुन के आपके लिए इसमें टॉपिक लेके आई हूँ ताकि आप पूरा अच्छे से तैयारी कर सकें। आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं हमारी, क्योंकि आपके फॉर्म आ चुके हैं, एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है। तो बात करते हैं प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की। प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। सबसे पहले शुम्पीटर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में किया और बाद में रॉबर्ट डेल ने अपनी बुक ए प्रिफ्रेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी एंड पोलियार्सी में इसकी व्याख्या की। ये सिद्धांत सीमित राजनीतिक भागीदारी की व्यवस्था में विश्वास करता है। बहुलवादी अनेक समूहों पर बल देते हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सभी समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए जो अकेले या अन्य समूहों के साथ मिलकर प्रत्यक्ष रूप में और स्वायत्तता पूर्वक या किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके अपनी भूमिका निभाते हैं। ये उदारवादी व्यक्ति के आत्महित का समर्थन करता है और प्रजातंत्र में व्यक्तिगत हित की आधारशिला पर स्थित होकर उदारवादी सिद्धांत का एक मुख्य भाग बन जाता है। ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति की चमड़ी उसकी कमीज की अपेक्षा उसके ज़्यादा निकट होती है और इस कारण लोग सामान्य रूप में सामान्य कल्याण की अपेक्षा अपनी तत्काल चिंता के विषय में अधिक सावधानी से सोचते हैं। इसके व्यवहार परक सिद्धांतकार हैं बीयर, हैरी एक्सटीन, जोसेफ पोलम्बारा, वीनर, अर्ल लाथम। 19वीं शताब्दी में टॉकविले ने अमेरिकी शासन प्रणाली को बहुलवादी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अब बात करेंगे प्रजातंत्र के उत्तर उदारवादी सिद्धांत की। उदार प्रजातंत्र के नमूने में दोष ढूंढना और समाजवादी सामग्री जोड़कर इसे सुधारना और नए सिद्धांत की रूपरेखा का निर्माण करना, जैसे मैकफर्सन के शब्दों में उत्तर उदारवादी प्रजातंत्र कहा जाता है। ठीक है, लास्की इस सिद्धांत का सबसे प्रमुख समर्थक है। उन्होंने उदारवाद की समाजवादी उपलब्धियों के संदर्भ में संशोधन करने की कोशिश की और इस तरीके से वो प्रजातांत्रिक समाजवाद के विषय के बहुत ही पास पहुंच गए। लास्की ने उदार प्रजातंत्र के नमूने की आलोचना भी की। उत्तर व्यवहारवादी परंपरा के अनुयायी की तरह नजर आते हुए मैक्सफर्सन ने उत्तर प्रजातांत्रिक सिद्धांत के शरीर में मानवीय मूल्यों के स्थान को पुनर्प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है ताकि मानवों के परिवर्तनशील सामाजिक संबंधों से व्यवहार परक को दोबारा बल दिया जा सके। मैक्सफर्सन ने समकालीन उदारवादी समाज की मौलिक विशेषता पर प्रहार करने के लिए नया पदबंध अधिकारपूर्ण व्यक्तिवाद गढ़ा है। GDH कोल ने औद्योगिक प्रजातंत्र का विचार दिया। ये एक एक लाइन ध्यान से सुनिए, मतलब मुझे तो बस इसमें क्वेश्चन ही दिखते हैं। JS मिल ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय शासन को प्रमुख शर्त माना। लुडोविसी का मानना है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। ये आपका एक कथन भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि किस विद्वान ने कहा कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, तो आप बता सकते हैं लुडोविसी। ठीक है, रसेल ने कहा कि सबसे सफल प्रजातांत्रिक राजनीतिक वे हैं जो प्रजातंत्र को नष्ट करके तानाशाह बन जाने में सफल हो जाते हैं। ये भी आपका एक ऐसे परिभाषा दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब लोकतंत्र का जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमने कोशिश की कि कम से कम शब्दों में एक एक लाइन में आपको अच्छे से समझाया जा सके। ये हमारा था लोकतंत्र। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। तो अब हम बात करेंगे अधिनायक तंत्र की। चलिए, हमारा अधिनायक तंत्र आ गया। लोकतंत्र के बाद इसी के साथ हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में अधिनायक तंत्र। स्टूडेंट, अधिनायक तंत्र क्या है? अधिनायक तंत्र में शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होती है। वो व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जब तक उसके हाथ में शासन शक्ति रहती है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र वहाँ की समस्याओं का हल करने में पूरी तरीके से असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक देशों में तानाशाही
का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी और इटली में तानाशाही का नेतृत्व किया। जर्मनी और इटली ने तानाशाही का नेतृत्व किया। ठीक है। फोर्ड ने अधिनायक तंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अधिनायक तंत्र राज्य के अध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना है। अल्फ्रेड ने अधिनायक तंत्र की परिभाषा, अधिनायक तंत्र उस व्यक्ति का शासन है जिसने अपने स्तर और स्थिति को पैतृक अधिकार से ना पाकर शक्ति या स्वीकृति संभवतः दोनों के मिश्रण के जरिए प्राप्त किया हो। उसके पास निरंकुश प्रभुसत्ता होनी अनिवार्य है। वो शक्ति का प्रयोग कानून के द्वारा नहीं बल्कि स्वेच्छा से करता है। ठीक है। तो यानी कि अधिनायक तंत्र में शासन की बागडोर जो है वो एक व्यक्ति में होती है और वो अपनी जो शक्ति है उसका जो यूज़ है वो अपने इच्छा से करता है। ठीक है। अब बात करेंगे अधिनायक तंत्र के गुण। चूँकि ये टॉपिक जो है हमारा लोकतंत्र तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार से ये भी है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अधिनायक तंत्र के गुण की बात करेंगे तो शासन में कुशलता इसका सबसे पहला गुण माना जाता है। अधिनायक उच्च पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करता है और शासन में घूसखोरी, लाल फीताशाही और पक्षपात को समाप्त करता है और आवश्यकता अनुसार निर्णय लेता है और शासन की नीति को बहुत ही शीघ्रता से लागू करता है, जिसमें शासन में कुशलता आती है। अधिनायक तंत्र के गुण में आता है नीति में एक रूपता, यानी कि अधिनायक तंत्र की नीति में एक रूपता रहती है। सभी योजनाएं अधिनायक की इच्छा पर आधारित होती हैं, इसलिए प्रजातंत्र में पाई जाने वाली असंगतियां इसमें नहीं मिलती। इस तरीके से जब तक एक अधिनायक सत्ता में रहता है तब तक नीति में एक रूपता बनी रहती है। इसका अगला गुण मितव्ययी प्रशासन भी कहा जा सकता है और इसका एक गुण ये संकट काल में उपयोगी भी होता है, क्योंकि तानाशाह सरकार संकट काल के लिए उचित मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय संकट के समय बहुत ही शीघ्रता और साहस के साथ काम करने की जरूरत होती है। अधिनायक तंत्र में शासन की सारी शक्तियां अधिनायक में केंद्रित होती हैं, जिसके निर्णय शीघ्र हो सकते हैं और उन्हें निर्णयों में दृढ़ता से लागू किया जा सकता है। ठीक है। और इसके गुण में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी आता है, दृढ़ और स्थिर सरकार भी आता है, उचित नियमों पर आधारित होता है, राष्ट्र के सम्मान में वृद्धि भी देखी जाती है, सामाजिक और आर्थिक विकास भी होता है। देखिए, अधिनायक तंत्र में देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति होती है। तानाशाह जनता के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान देता है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है। अब बात करेंगे अधिनायक तंत्र के दोष की, तो इसमें क्रांति का भय रहता है, शक्ति और हिंसा पर आधारित माना जाता है और व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, ऐसा कहा जाता है। नागरिकों के अधिकार पर स्वतंत्रता का अभाव होता है, विस्तारवादी नीति होती है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी विस्तारवादी नीति के विषय में, क्योंकि ये शब्द आप सुनेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है स्टूडेंट। अधिनायक तंत्र साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, तानाशाह सदैव विस्तारवादी नीति अपनाता है। मुसोलिनी कहा करता था कि इटली का विस्तार करो या मिट जाओ। विस्तार की नीति से युद्धों का उदय होता है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तानाशाह सदैव युद्ध में लगे रहते हैं। ठीक है। और एक दोष इसका है निर्बल उत्तराधिकारी, नागरिकों में उदासीनता और चरित्र विकास में बाधक भी होता है। अधिनायक साधनों के औचित अनौचित नहीं देखता, वो तो अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किसी भी साधन को ग्रहण कर सकता है। ऐसा शासन कभी भी अपने नागरिकों के चरित्र निर्माण में सहायक नहीं हो सकता, इससे तो लोगों के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अधिनायक तंत्र के गुण दोषों के अध्ययन से हम ये कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र सरकार संकट काल और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छी सरकार है, लेकिन स्थायी रूप में ये शासन प्रणाली अच्छी नहीं है। एक विद्वान के अनुसार अधिनायक एक राक्षस होता है और उसका सर्व अधिकारवादी राज्य एक कारागृह है। साधारण जनता अदृश्य कारागृह की इस चार दीवारी में बंद रहती है, इसलिए अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र का अनुकल्प नहीं हो सकता। वर्तमान परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कुछ करने के लिए। थैंक यू।